दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 मई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे जंग खत्म करने के लिए ईरान ने दी 30 दिन की डेडलाइन, अब शह और मात का खेल। डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान ने अभी अपने किए की पूरी कीमत नहीं चुकाई, जंग छिड़ने की हलचल तेज। सीरिया में अब जॉर्डन ने की एयर स्ट्राइक, सीरिया के एयर डिफेंस ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ओपेक प्लस की आज एक अहम मीटिंग, यूएई के अलग होने के बाद तेल कोटे पर होगा बड़ा फैसला, अरब मुल्कों में बड़ी हलचल। इसराइल की वॉर कैबिनेट की आज इमरजेंसी मीटिंग, हमास के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने पर लग सकती है मोहर। जर्मनी से 5000 अमरीकी फौजियों की वापसी शुरू, जर्मनी ने कर दी अमरीका को नीचा दिखाने वाली बात। और साउथ लेबनान के 1 दर्जन इलाकों को खाली करने का इसराइली हुक्म, बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी में आईडीएफ। आज बेहद बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। ईरान ने जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने अपना 14 पॉइंट वाला एक प्रपोजल रख दिया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लान अमेरिका के 9 पॉइंट वाले प्लान के जवाब में तैयार किया गया है। ईरान का ये रुख साफ करता है कि वो सिर्फ एक आर्जी या टेम्पररी सीज़फायर नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता है। 3 मई की सुबह ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने ईरान की 14 शर्तों की एक मुख्तसर सी डिटेल देते हुए शतरंज की बाजी की तस्वीर लगाई है, यानी अब ये खेल शह और मात का हो गया है। ईरान के इस 14 पॉइंट वाले प्लान की बड़ी बातें जान लीजिए। 30 दिन की डेडलाइन दी गई है ईरान की तरफ से। अमेरिका ने 2 महीने के सीज़फायर की पेशकश की थी 60 दिन की, लेकिन ईरान ने जस्ट उसे हाफ करते हुए, उसे ठुकराते हुए तमाम मसलों को सिर्फ 30 दिन के अंदर हल करने और जंग खत्म करने की डिमांड रख दी है। ईरान का मानना है कि वक्त बढ़ने से सिर्फ तबाही बढ़ेगी। हॉर्मोज़ और पाबंदियों पर भी सख्त रुख ईरान ने दिखाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 1 महीने की मोहलत दी है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को दोबारा खोलने, अमरीकी नेवी की घेराबंदी को ख़त्म करने और ईरान के साथ ही लेबनान में जारी जंग को मुस्तकिल यानी परमानेंट तौर पर रोकने पर फैसला हो सके। फौजी वापसी और हर्जाने को लेकर भी इसमें एक शर्त है। ईरान के इस नए प्रपोजल में मांग की गई है कि अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द से अपनी फ़ौज हटाए और मुस्तकबिल में कोई भी हमला ना करने की गारंटी दे। साथ ही ईरान ने जंग से हुए नुकसान के हर्जाने और अपने फ्रीज़ किए गए असासों यानी एसेट्स को बहाल करने की शर्त भी रखी है। पाबंदियों का खात्मा भी एक डिमांड है। ईरान चाहता है कि उस पर लगी तमाम पाबंदियां, तमाम सैंक्शंस हटाए जाएं और लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर फौजी कार्रवाइयां यानी जंग रोकी जाए। न्यूक्लियर फाइल पर भी बातचीत ईरान की तरफ से मुमकिन है, लेकिन एक छोटी शर्त है। सोर्सेज के मुताबिक ईरान का कहना है कि एक बार इन बड़े मसलों पर डील हो जाए तो उसके बाद अगले 1 महीने में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू की जा सकती है। दोस्तों, ईरान का ये नया प्रपोजल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच चुका है। ट्रंप ने पहले ही इशारा दिया था कि वो इसका जायज़ा ले रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नज़रें वाशिंगटन पर हैं कि क्या ट्रंप इस 30 दिन की डेडलाइन और हॉर्मोज़ के नए मैकेनिज़्म को कबूल करते हैं या नहीं। अब अमेरिका ने अगर इसे भी ठुकराया तो खित्ते में बारूद की गन और भी गहरी हो सकती है। ये खबर यहाँ ख़त्म होती है। अगली खबर ट्रंप के रुख की है। क्या कहा है इस पर और क्या धमकी दी है, जान लीजिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से भेजे गए नए अमन पैगाम, नए पीस प्रपोजल पर गौर करने की बात तो कही है, लेकिन साथ ही जंग दोबारा शुरू होने का बड़ा अंदेशा भी जता दिया है। अंदेशा भी ट्रंप की तरफ से एक धमकी ही माना जाएगा। ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए एक 14 पॉइंट वाला प्लान भेजा, जिसको लेकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर 2 मई की रात को साफ साफ लिखा कि वो इस प्लान को देखेंगे तो कुछ गौर करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ये मंजूर करने लायक होगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने पिछले 47 सालों में जो कुछ किया है उसका अभी उसने पूरा हिसाब नहीं दिया, पूरी तरह से कीमत नहीं चुकाई है। रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर ईरान ने कोई भी गलत हरकत की तो दोबारा फौजी कार्रवाई की पूरी गुंजाइश है, पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी ट्रंप जंग दोबारा शुरू करने की खुली धमकी दे रहे हैं, सिग्नल भी। दूसरी तरफ ईरान के एक सीनियर फौजी अफसर ने कल ही अंदेशा जताया था, हमने आपको बताया था कि अमेरिका के साथ दोबारा जंग छिड़ना तय है, जो ये बताता है कि हालात दोनों तरफ से नाजुक हैं। मिडिल ईस्ट में इसी हलचल के बीच अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के चीफ
ब्रैड कूपर वहां तैनात अमरीकी फौजियों से मिलने पहुंच चुके हैं, जो मुस्तकबिल में किसी बड़े एक्शन की तैयारी की तरफ इशारा है। जी, ये ऐसे ही विजिट नहीं होती। इस बीच खबर है कि नेतन्याहू आज अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग बुलाने वाला है, जिससे पूरे रीजन में बेचैनी और बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप का ये सख्त रवैया साफ करता है कि वो सिर्फ कागजी समझौतों से बहलने वाले नहीं हैं, और जब तक वो ईरान को पूरी तरह घुटनों पर नहीं ले आते तब तक जंग की तलवार इसी तरह लटकती रहेगी। उधर ईरान पुष्पा बन चुका है, कह रहा है कि पूरा झुकना तो दूर की बात है, हम तुम्हारे लिए अपनी गर्दन को 2 डिग्री नीचे भी नहीं करेंगे। अब कुछ और खबरें। जॉर्डन की तरफ से सीरिया में बड़े हवाई हमले किए जाने की खबर सामने आई है। जॉर्डन की फौज ने, एयरफोर्स ने सीरिया के सुवैदा सूबे में ड्रग्स और हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाया है। सीरिया के सरकारी टीवी के मुताबिक 2 और 3 मई की रात ये हमले उन इलाकों में हुए हैं जो दमिश्क के कंट्रोल से बाहर हैं, यानी अलशरा के कंट्रोल से बाहर हैं, और जहां सरकार के खिलाफ लड़ने वाले मिलिशिया गुटों का कब्जा है। जॉर्डन की आर्मी ने एक बयान जारी करके ये बताया है कि ये एक डेटरेंट ऑपरेशन था, जिसका मकसद अपनी शुमाली यानी उत्तरी सरहद के रास्ते से हो रही हथियारों और नशीले सामानों की स्मगलिंग को रोकना है। मकामी लोगों के मुताबिक सुवैदा के शाहबा गांव में हथियारों के एक हेडक्वार्टर पर जॉर्डन ने बम गिराए, जिसके बाद वहां पर आग का एक बहुत बड़ा गोला आसमान में उड़ता हुआ देखा गया। इन हमलों के दौरान सीरिया के आसमान में इन यूँ कहिए स्मगलर की तरफ से या दूसरी फोर्सेस की तरफ से एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की रोशनी भी साफ देखी गई। जॉर्डन का कहना है कि उसने ये सख्त कदम इसीलिए उठाया ताकि ड्रग कार्टल्स और हथियारों के सौदागरों को उसकी ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म किया जा सके। अशरा की हुकूमत में आने के बाद कई लोगों की सीरिया के अलग अलग हिस्सों में हुकूमत चल रही है, जैसे बशर के ज़माने में चलती थी। अभी कम है, लेकिन ख़त्म पूरी तरह नहीं हुई है दूसरे लोगों की ग्रुप्स की हुकूमत। बढ़ते हैं। आज ओपेक प्लस के 7 मेंबर मुल्कों की एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें तेल के नए कोटे तय किए जाएंगे। 3 मई को बहुत कुछ बदलने वाला है मिडिल ईस्ट में तेल के एतबार से। यूएई के इस ग्रुप से, ओपेक से बाहर होने के बाद ये पहली मीटिंग है। यूएई जो दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, उसने जुमे को ऑफिशियली ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अपना नाता तोड़ लिया था। यहाँ सऊदी अरब की बपौती चलती है। जानकारों का कहना है कि यूएई ने यह फैसला 28 अप्रैल को ही ले लिया था, क्योंकि वो इस ग्रुप की तरफ से तेल निकालने पर लगाई गई पाबंदियों से या लिमिट से खुश नहीं था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी बचे 7 मुल्क अपनी रोज़ाना की पैदावार में 1,88,000 बैरल का इजाफा कर सकते हैं। तेल बाजार पर नज़र रखने वाले ट्रेडर्स का मानना है कि यूएई के जाने के बाद ये ग्रुप अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव कर सकता है। आज फ़लस्तीन के एतबार से 2 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूँ। इसराइल की वॉर कैबिनेट आज 3 मई को एक अहम मीटिंग करने जा रही है, जिसमें गज़ा के अंदर हमास के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। इसराइली जर्नलिस्ट हानिया नफ्ताली ने ये बड़ा इन्फो शेयर करते हुए लिखा है, हमास की तरफ से हफ्तों तक चले कथित झूठ और हथियारों को ख़त्म करने के वादों को तोड़ने और बातचीत के नाम पर की जा रही देरी से अब इसराइल का सब्र जवाब दे चुका है। दोस्तों, इस पूरे मामले के संजीदा पहलू जान लीजिए। इसराइली हुकूमत की वॉर कैबिनेट आज इस बात पर मोहर लगा सकती है कि अब हमास के साथ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी और फ़ौजी कार्रवाई को दोबारा तेज़ी से शुरू किया जाएगा, यानी जंग छिड़ सकती है गज़ा में, फिर बर्बादी, लहू, शहादतें, यही सब। एक सीनियर अफसर ने, इसराइली अफसर ने 2 टूक लफ्ज़ों में कहा है कि हमास अपने हथियार नहीं डाल रहा और इसराइल अब इस धोखे के खेल को मज़ीद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हमास पर उसने या इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसने निहत्था होने के जो वादे किए थे वो सिर्फ वक्त गुजारने और जंग को टालने की एक चाल थी, जिसका अब पर्दाफाश हो चुका है। जबकि हमास कहता है कि हम हथियार डाल देंगे तो हमें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और गज़ा को कब्ज़ा लेंगे। हथियार हमारी जीनत है, हम कैसे अपनी जीनत को किसी के हाथों में दे दें? हथियार हमारी सिक्योरिटी की गारंटी है। तो हथियारों पर ही पेच फंस गया है और हथियारों पर फंसे पेच में अब हथियार फुल स्केल पर चलने के इम्कान नज़र आने लगे हैं। दोस्तों, इसराइल ने साफ कर दिया है कि बातचीत के बहाने हमास को अपनी ताकत दोबारा जुटाने का मौका नहीं दिया जाएगा और अब सीधी कार्रवाई ही सिर्फ एक वाहिद रास्ता है, एक वाहिद
अल्टरनेटिव है जो हमारे सामने है। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है आज की सिक्योरिटी कैबिनेट की इसराइल की, जब पूरे खित्ते में पहले से ही ज़बरदस्त कशीदगी बनी हुई है और दोबारा जंग शुरू होने का मतलब गज़ा में एक बार फिर बारूद और तबाही का दौर लौटना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में सिर्फ गज़ा पर बात नहीं होगी, हो सकता है ईरान के ख़िलाफ़ भी कुछ खिचड़ी बन रही हो। बढ़ते आगे। इसराइल के इंतहा पसंद, इसराइल के कट्टरपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर ने अपनी 50वीं सालगिरह मनाई, लेकिन इस मौके पर उसकी बीवी की तरफ से मिले एक तोहफे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बेन-ग्विर की बीवी ने उसे सालगिरह के केक पर फांसी का फंदा गैलोज गिफ्ट किया है। ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब बेन-ग्विर लगातार फ़लस्तीनी कैदियों के लिए मौत की सज़ा वाले कानून की वकालत कर रहा है और उसकी ये मांग पूरी दुनिया में चर्चा का मौजू बनी हुई है। इसराइल से ये पास भी हो चुकी है। सालगिरह के केक पर एक ऐसी तस्वीर का होना ये दिखाता है कि इसराइल की हुकूमत में बैठे लोग किस कदर अग्रेसिव और नफ़रत भरी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस केक की तस्वीरें आने के बाद लोगों ने कड़ी नुक्ताचीनी की है, क्योंकि एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे शख्स के घर से ऐसी तस्वीरों का आना अमन की कोशिशों के लिए एक बुरा पैगाम है। ये तस्वीरें 2 मई 2026 की रात की बताई जा रही हैं। ये अजीब व गरीब तोहफा साफ करता है कि बेन-ग्विर और उसकी फैमिली किस तरह की सियासत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां ज़िंदगी के जश्न में भी मौत और फांसी के फंदे का तसव्वुर किया जा रहा है। जर्मनी और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही है और जर्मनी ने अब एक ऐसा जवाब दिया है कि अमेरिका को नीचा दिखा दिया है। जर्मनी से बड़ी खबर आई है। अमेरिकी फौज की वापसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने सैटरडे को कहा कि पेंटागन की तरफ से करीब 5000 अमेरिकी फौजियों को वापस बुलाने का फैसला पहले से तय था। पिस्टोरियस का कहना है कि उनका मुल्क अब अपनी हिफाजत का बोझ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह नीचा दिखा रहे हैं अमेरिका को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में पूरी तरीके से कुव्वत रखते हैं। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यूरोप और ख़ास तौर पर जर्मनी में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी खुद अमेरिका और यूरोप दोनों के फ़ायदे में है, हमारा नहीं है। पिस्टोरियस ने जोर देकर कहा कि अगर जर्मनी को एक बेहतर पार्टनर बने रहना है तो उसे नाटो के अंदर यूरोपीय ताकत को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, अमेरिका को नहीं, यूरोप को। डोनाल्ड ट्रंप के इंतज़ामिया ने फ्राइडे को, जुमे को जर्मनी से अपनी फ़ौज हटाने का जो ऐलान किया है दोस्तों, उससे पूरे यूरोप के मुल्कों में फ़िक्र भी बढ़ गई और गुस्सा भी, और ये सवाल भी कि क्या अब अपनी हिफाजत हम खुद कर लें। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या स्पेन और इटली से भी अमेरिकी फ़ौज की वापसी हो सकती है, जैसा ट्रंप ने धमकी दी। इस फैसले ने नाटो के मेलजोल और यूरोप के लिए अमेरिका के वादों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इसराइल की फ़ौज ने साउथ लेबनान के तकरीबन 1 दर्जन शहरों और गांवों को खाली करने का हुक्म दे दिया है। इसराइल की तरफ से जारी की गई इस वार्निंग में जिप्चित, सरफंद, काफरा और अल-शर्किया जैसे इलाकों के नाम शामिल हैं। आम लोगों को हिदायत दी गई है कि वो इन जगहों से कम 1 किलोमीटर दूर चले जाएं, यानी यहाँ बम बरसाए जाएंगे। इसराइल के इस ऑर्डर के बाद सरहदी इलाकों में हंगामा मच गया है, कोहराम मच गया है और लोग अपना सामान समेट कर वहाँ से निकलने को मजबूर हैं। माना जा रहा है कि इन इलाकों को खाली कराकर 3 मई की दोपहर या रात शाम तक इसराइली फ़ौज वहाँ कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है। फिलहाल इन खबरों के साथ इस शो में इतना ही। एक अच्छा शो, अच्छी खबरें ढूंढने बनाने में वक्त लगता है, इसलिए देर से आने के लिए माफ़रत चाहता हूँ। सलामत रहिए, खुश रहिए।